नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल मैथ्स बाय भावेश सर पर स्वागत, अभिनंदन। हम लोग बात कर रहे हैं सेकंड ग्रेड के हिसाब से जो आरपीएससी का 2016 की परीक्षा का जो प्रश्न पत्र था उसको हम लोग हल कर रहे हैं। और पिछले दो है ना सेशन के अंदर यानी पिछले दो क्लासेस के अंदर हम लोगों ने 15-15 सवाल करते हुए 30 प्रश्नों को हल कर लिया था। चलिए आज के इस क्लास के अंदर हम लोग बात करते हैं 30 के आगे के कुछ प्रश्नों के बारे में। ठीक है सर। और मेरा निवेदन रहेगा कि जो पहली बार अगर कोई क्लास देख रहा है तो पिछले पेपर के प्रश्न भी देख लें। 2018 का पेपर भी आपके पास में अवेलेबल है और 2016 का प्रश्न पत्र हमारे द्वारा सॉल्यूशन किया जा रहा है। ठीक है, निश्चित रूप से आपके आने वाली परीक्षा के लिए ये आप उपयोगी सिद्ध होने वाला है। इससे प्रश्न पत्र का स्तर भी आपको जानने का अवसर मिल रहा है और प्रश्न किस प्रकार से बनते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में होते हैं लेकिन प्रैक्टिस किस प्रकार से करना, उन कॉन्सेप्ट्स को कैसे अप्लाई करना है, इन प्रश्न पत्रों के माध्यम से हम लोग उसको अच्छे से समझ सकते हैं। तो अगर हम में से किसी साथी ने अगर ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बताएं, शेयर करें और उनको भी मोटिवेट करें। चलिए सर आगे आज की बात कर रहा हूँ। 31वां प्रश्न है, परवलय आपके पास में है दो, वाई स्क्वायर बराबर 4ax और एक्स स्क्वायर बराबर 4by पर खींचे गए उभयनिष्ठ अभिलंबों की अधिकतम संख्या क्या होगी। मैक्सिमम नंबर्स की बात करेंगे और क्लास के अंदर जब डिस्कस होता है या मैंने किया है आपके साथ में और अगर आपने उसको ध्यान से सुना है तो हम लोगों ने इस प्रश्न के अंदर बात की थी कि अभिलंब उभयनिष्ठ अभिलंब जो रहेंगे, देखो एक परवलय की अगर बात होती है तो एक परवलय पर 3 अभिलंब खींचे जा सकते हैं, ये हमारा डिस्कस हुआ था। और जब हम लोग बात कर रहे हैं कि दो परवलय है उस पर कितने उभयनिष्ठ कॉमन नॉर्मल्स की बात कर रहे हैं तो आपका जो उत्तर रहेगा सर वो क्या रहने वाला है, 5 अभिलंब आप खींच सकते हैं। वापस ध्यान देना, एक परवलय पर 3 अभिलंब खींच सकते हैं और दो परवलय पर अधिक से अधिक 5 कॉमन की बात कर रहा है, उभयनिष्ठ अभिलंब खींचे जा सकते हैं। अब चलिए इसको 5 कैसे आ रहा है मैं उसके बारे में बात करता हूं। देखिए मेरे दिमाग में आना चाहिए कि जो पैराबोला अगर है वाई स्क्वायर बराबर 4ax है ना, इसका अभिलंब का समीकरण क्या बनता है ना, इसके अभिलंब का समीकरण हमारा बनता है y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस 2am माइनस am क्यूब। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई सर। अब गौर करना कि भाई यहां पर 3 क्यों हुए, क्योंकि जब आपने इस समीकरण की बात की और तो यहां पर m क्यूब है और जब m क्यूब यानी क्यूबिक इक्वेशन है, m के 3 मान आएंगे तो 3 अलग अलग मान रखोगे तो 3 आपके अभिलंब हो जाएंगे, तो इसलिए हमने कहा एक परवलय पर 3 अभिलंब। ठीक है, अब जब मैं बात करूंगा वाई स्क्वायर बराबर सॉरी एक्स स्क्वायर बराबर है ना, दूसरा जो समीकरण हमारा है एक्स स्क्वायर बराबर 4by है ना, इसके लिए अभिलंब के समीकरण की बात करता हूं अभिलंब का समीकरण तो ध्यान दीजिए इसके लिए फॉर्मूला हमारा क्या रहा है, y बराबर एम एक्स। देखो फॉर्मूला तो हमारा ये है y बराबर एम एक्स प्लस 2a प्लस a बाय एम स्क्वायर का हमारा फॉर्मूला है, लेकिन इस फॉर्मूले के अंदर बदलाव क्या हो रहा है, a का रूल b के द्वारा प्ले किया जा रहा है, समझ गए। तो इसलिए एम एक्स प्लस 2b प्लस b बाय एम स्क्वायर। अब आप देख पा रहे हैं कि जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा एम स्क्वायर एलसीएम लूंगा तो यहां पर एम स्क्वायर का एम से गुणा एम क्यूब, यहां पर भी एम क्यूब की इक्वेशन बनेगी तो एम के 3 मान आएंगे। तो एक परवलय की अगर बात की जाती है तो उस पर अभिलंबों की संख्या 3 रहेगी, याद सीधा रखेंगे आप। ठीक है, अब यहां पर उभयनिष्ठ अभिलंबों की बात कर रहे हैं तो मैं ये कह रहा हूं कि ये दोनों अगर एक ही हैं, उभयनिष्ठ कब होगा कि अगर ये दोनों एक ही हैं तभी उभयनिष्ठ की बात करेंगे, या मैं इन समीकरण की कंपैरिजन की बात कर रहा हूं क्योंकि दोनों ही समीकरणों का लेफ्ट हैंड साइड का पार्ट y है, दोनों को बराबर बराबर कर लेता हूं और जैसे दोनों को बराबर कर रहा हूं तो देखिए हमारी पोजीशन क्या बन रही है। पहली समीकरण में एम एक्स माइनस 2am माइनस am क्यूब और दूसरी समीकरण में एम एक्स प्लस 2b प्लस b बाय एम स्क्वायर। लेफ्ट और राइट में एम एक्स आपका कट गया सर। अब देखो यहां से एम स्क्वायर हम लोग एलसीएम लेते हैं और एलसीएम लेकर के वज्र गुणा कर देते हैं तो पोजीशन हमारी क्या बन रही है, माइनस का 2a एम स्क्वायर की जगह यहां पर एम स्क्वायर से गुणा होकर के एम क्यूब माइनस में a m की घात 5 बराबर 2b एम स्क्वायर प्लस b, और सभी का जब पक्षांतर हम लोग उधर की ओर कर लेते हैं तो आपके दिमाग में आना चाहिए a m की घात 5 प्लस 2a m की घात 3 प्लस 2b एम स्क्वायर प्लस b बराबर 0। और यहां जो समीकरण बन रही है सर वो m की 5 घात वाली समीकरण बन रही है। और आपके दिमाग में आना चाहिए कि जब हमने कहा
कि अगर कोई समीकरण है उसमें n पावर है, अगर उसकी घात n है तो उसके n मूल होते हैं। द्विघात समीकरण x स्क्वायर का रूप है, 2 मूल होते हैं। त्रिघातीय समीकरण x क्यूब होने पर 3 मान होते हैं। तो यहाँ पर m की घात 5 होने के कारण हमारा प्रश्न का आंसर क्या होगा, m के 5 मान बनने वाले हैं, और m के 5 मान बनने वाले हैं, इसका मतलब अधिकतम 5 उभयनिष्ठ अभिलंब होंगे। ये आपके प्रश्न का उत्तर हो गया, ऑप्शन नंबर 4। और मेरा निवेदन रहेगा कि इसको आप सीधा सीधा याद रख लें, केवल एक परवलय के लिए 3 अभिलंब, क्योंकि हमारी समीकरण m क्यूब के रूप में आती है। इस समीकरण में भी जब m स्क्वायर एलसीएम लूंगा तो यहाँ पर गुणा करने पर m क्यूब आएगा, तो एक परवलय के लिए 3, लेकिन 2 के लिए 3 + 3 6 नहीं है, 2 परवलय होने पर उभयनिष्ठ अभिलंब 5 होंगे, वो भी अधिकतम है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। एक रेखा अक्षों के साथ में θ1, θ2, θ3 कौन बनाती है? साइन स्क्वायर θ1 प्लस साइन स्क्वायर θ2 प्लस साइन स्क्वायर θ3 का मान क्या है? देखिए सर, हम लोगों ने पढ़ा है, डायरेक्ट अप्रोच का प्रश्न है, लेकिन अब होता क्या है कि जो चीज पढ़ी है उसको नई स्थितियों में अप्लाई कैसे करना। जब मैं अगर यहाँ θ1, θ2 और θ3 के स्थान पर अल्फा बीटा गामा करता हूँ ना, तो तुरंत दिमाग में आता है, अच्छा हाँ ये तो पढ़ा था हमने कि अगर अल्फा बीटा गामा कौन है, तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 0 का मतलब कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर 1 होता है, क्योंकि यहाँ पर जो डायरेक्शन कोसाइंस उनके वर्गों का योग आपका 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पर देखिए नई स्थिति में अल्फा बीटा गामा नहीं दे करके θ1, θ2 और θ3 दे दिया, तो मुझे बताइए रेखा के लिए एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर क्या होता है, 1 के बराबर होता है ना। यहाँ पर ये डायरेक्शन कोसाइंस की बात हो रही है, क्लियर। अब जब एल का मतलब क्या हो गया, एल का मतलब हो गया हमारा कॉस स्क्वायर θ1 प्लस कॉस स्क्वायर θ2 प्लस कॉस स्क्वायर θ3 बराबर 1। चलिए कॉस स्क्वायर को हम लोग लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर θ1, क्योंकि साइन के पद में मुझे कन्वर्ट करना है, 1 माइनस साइन स्क्वायर θ2 प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर θ3 बराबर 1। चलिए सर, माइनस के पद साइन वाले उनको पक्षांतर कर देता हूँ, तो हमारी स्थिति क्या बन रही है सर, हमारी पोजीशन बन गई है साइन स्क्वायर θ1 प्लस साइन स्क्वायर θ2 प्लस साइन स्क्वायर θ3 बराबर 1 प्लस 1 प्लस 1, और ये एक इधर आ गया -1, और कुल मिलाकर के अपना आंसर क्या हो गया सर, 3 में से 1 गया, हमारा उत्तर 2 रहा, ऑप्शन नंबर 2 आपके प्रश्न का आंसर रहा। तो आसान सा हमारा प्रश्न रहा, लेकिन ध्यान देना आपको स्थितियां समझ आनी चाहिए कि अगर ये अल्फा बीटा गामा होता उसकी जगह θ1, θ2 और θ3 आपको दे दिया है, तो चीज वही है सर आपकी, है ना। रेखा है, उसकी दिक कोज्याएं डायरेक्शन कोसाइंस उनके वर्गों का योग एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 1 से हम लोग हल करेंगे। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। एक बिंदु से रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई किसके बराबर है? देखिए थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, भाई प्रश्न ही कह रहा है एक रेखा पर लंब डाल रहे हैं। देखो यहाँ पर ये रेखा है, गौर कीजिए, x माइनस 6/3 y माइनस 7/2 बराबर z माइनस 7/-2, क्लियर। बिंदु से रेखा पर लंब डाल रहे हैं, ये बिंदु है हमारा, मान लेते हैं ये बिंदु P है, पॉइंट 1, 2 और 3, ठीक है। और ऐसा कहता हूं मैं कि भी रेखा पर जो डाला गया लंब है वो मान लेते हैं बिंदु Q पर मिलता है, ये लंब है। तो सबसे पहली चीज मुझे क्या करनी होगी, नंबर 1 पर Q के निर्देशांक मानने होंगे, Q के निर्देशांक और आपके द्वारा माने जाएंगे। अब किसी भी रेखा पर बिंदु कैसे माना जाता है, तो तुरंत दिमाग में आए, जो रेखा का सममित रूप समीकरण है इसके सामने आप क्या कर लेते हैं सर, यहाँ पर r लिख दिया करते हैं। याद आ रहा है कुछ कुछ, आप r लिखो, k लिखो, लैम्डा लिखो, इसको r के बराबर मानते हुए ध्यान दीजिए निर्देशांक क्या हो गए, यहाँ से तिरछा गुणा करना है, तो 3r और -6 उधर जाने पर +6, तो ये हो गया सर 3r + 6, 2r + 7 और आगे की तरफ -2r + 7, ये बिंदु Q के निर्देशांक हो गए। मैं चलो इसको वापस से लिख देता हूँ, बिंदु Q के निर्देशांक इसी स्थान पर 3r + 6, 2r + 7 और -2r + 7, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए सर, है ना। तो पहले बिंदु माना जाए। अब मैं बात करूंगा कि देखो एक रेखा ये वाली जो आपको दे रखी है और एक रेखा PQ जो आपके पास में अब आ गई है ना, P आ गया, Q आ गया, इसका मतलब रेखा भी आ गई कहने का मतलब। और दोनों रेखाएं लंबवत कब होती है सर, जब उनके दिक अनुपातों का गुणा उनका योग किसके बराबर होता है,
एक के बराबर, सॉरी 0 के बराबर होता है ना, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0 के बराबर हो जाए। तो गौर कीजिए, तो यहां पर मैं p q के क्या लेना चाहता हूं सर, DRS लेना चाहता हूं। तो दूसरा काम क्या होगा, p q के डायरेक्शन रेशियोज की बात करेंगे, दिक अनुपातों की बात करेंगे। फॉर्मूला हमारा x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1, ये आपका फॉर्मूला लगने वाला है। ठीक है, और जब मैं इस फॉर्मूले को अप्लाई करता हूं, x2 माइनस x1 की बात करता हूं, तो 3r प्लस 5 डायरेक्ट लिख दिया सर मैंने, 3r प्लस 6 में से 1 घटा दिया। इसी क्रम के अंदर 2r 7 में से 2 चला गया, 5 हो गया, और माइनस 2r प्लस 4 हो गया। ये PQ के DRS हो गए। तीसरी बात हमारे दिमाग में आना चाहिए, दी रेखा के DRS क्या है ना, जो रेखा दे रखी है उसके डायरेक्शन रेशियो, वो डायरेक्शन रेशियो ये वाले हैं, है ना, x माइनस x1 अपॉन एल, वाई माइनस y1 अपॉन m के रूप में। तो इसके DRS जो है दी गई रेखा के 3, 2 और -2 है। मैं उम्मीद करता हूं यहां तक चीजें समझ में आ गई होगी। यानी रेखा पर बिंदु Q को निकालना है, R मानते हुए बिंदु Q निकल गया। एक PQ के DRS ले लिए x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1 के द्वारा, और उसके बाद में दी गई रेखा के DRS हमारे पास में दिए हैं 3, 2 और -2। अब मुझे बताइए, रेखाएं लंबवत है, चौथी स्थिति क्या हो गई हमारे दिमाग में, चौथी सोच आनी चाहिए कि रेखाएं लंबवत है, और रेखाएं लंबवत है तो आपके दिमाग में आए a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 किसके बराबर हो जाए, 0 के बराबर हो जाए। और चलिए जब मैं बात करूंगा a1 a2 की बात, तो तुरंत दिमाग में आए a1 का मतलब ये वाला 3r प्लस 5 का 3 से गुणा, लिख देता हूं मैं, 3r प्लस 5 का 5 से गुणा a1 a2। b1 b2 का मतलब हो गया 2r प्लस 5 का 2 से गुणा, और c1 c2 का मतलब हुआ माइनस 2r प्लस 4 का -2 से गुणा, और किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। चलिए सॉल्व कर लेते हैं, इसको लिख देता हूं, 5 और 3 का गुणा 15 याद रखेंगे आप, ये 15 हो गया, 2 और 2 का गुणा 4 हो गया, तो 15 और 4 मिलकर के 19 हो गया। और यहां पर भी 2 और 2 का गुणा -2 प्लस 4 हो गया, 19 और 4 23 हो गया। तो r के लिए तो हम लोग लिख देते हैं 23r हो गया। क्लियर है। आगे बढ़ते हुए संख्याओं की बात करूंगा, 5 और 5 का गुणा देखिए 25, 5 और 2 का गुणा 10, 25 और 10 हो गया 35, और 35 में से 4 और 2 का गुणा 8 घट गया है सर, और 35 में से जब 8 घटेगा इसका मतलब 27 आएगा। ठीक है, और ये प्लस का 27 है बराबर 0, और यहां से r का जो मान निकला माइनस का 27/23 निकला। क्लियर हो गया। यानी आप देखो प्रश्न लंबा है, तो आपने जब रेखाएं लंबवत है उसकी लंबवत की कंडीशन को डाल दिया, वहां से r निकल करके आ गया। अब क्या करना है, इस r के मान को जब मैं यहां पर रखूंगा तो ये बिंदु के निर्देशांक निकल करके आ जाएंगे। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, तो इसलिए जो बिंदु Q है उसका मान रख रहा हूं सर। देखो इस स्थान पर r का मान डाल देता हूं, तो गौर करें, 3 r का मान है -27/23 प्लस 6, अभी कैलकुलेशन हमको करनी है सर, 2 -27/23 प्लस 7, और इसके बाद में -2 -27/23 प्लस 7। क्लियर है, ये Q के निर्देशांक आपके निकल जाएंगे। तो चलो मैं इसको देखता हूं हमारे दिमाग में आना चाहिए सर कि 27 या 81 है ना, ऐसा माइनस का 81 होगा, और 6 या 18 हासिल 1, 12 और 1 13, 138 ये होगा। तो 19 और 38 जुड़ गया सर। ठीक है ना, घटाने पर 8 8 16 1 17 हासिल 1, 3 और 1 4 और 1 5, ये आपका हो रहा सर 57/23। ठीक है, एक मान तो ये Q का हो गया। चलो यहां से देखते हैं, इसको मैं हटा देता हूं। अब भाई कैलकुलेशन एक बार जरूर देखना सर, है ना, क्योंकि कैलकुलेशन अपनी लंबी हो रही है। 27 दूना 54 माइनस का है, और जब इसको करेंगे तो 7 या 21 है ना, हासिल लगा 2 14 और 2 16 161 हो गया। तो यहाँ से 46 और 61 जुड़ जाएंगे। ठीक है, 6 और 1 7, 107 हो रहा है सर, 107/23। आगे बढ़ते हुए इधर 27 दूना 54 हो गया प्लस का, इसको हटा देते हैं, 27 दूना प्लस का 54 हो गया, और 23 का 7 से गुणा 161 हो गया। 4 और 1 5, 6 5 11 हासिल 1, 215/23। ये हो गया सर आपके Q के निर्देशांक हो गए। यानी Q क्या हो गया सर, ये लंब पाद हो गया, यानी फुट ऑफ द परपेंडिकुलर हो गया। अब आपका प्रश्न क्या कहना चाह रहा है, हमारा प्रश्न ये कहना चाह रहा है कि
पी क्यू यानी लंब पाद की लंबाई ज्ञात करनी है, और लंब पाद की लंबाई का मतलब मैं ऊपर की ओर लिख देता हूं, पी क्यू लंबाई की बात की जा रही है। और जब दूरी सूत्र से दूरी की बात करेंगे तो देखो स्क्वायर रूट हो गया सर। पी के निर्देशांक ये रहे 57/23 -1 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हुए 107/23 -2 का होल स्क्वायर। आगे बढ़ते हुए 215/23 -3 का होल स्क्वायर। अब इस कैलकुलेशन को कर लेंगे, वो आपके प्रश्न का उत्तर होगा। ठीक है, अब अपने पास में स्पेस नहीं है, देखते हैं सर 23 को घटाने पर कितना बन रहा है यहाँ पर। 3 यहाँ जो पोजीशन बन रही है सर हमारी स्क्वायर रूट के अंदर 4, ठीक है, और 3 34 34/23 का होल स्क्वायर। इसी प्रकार से यहाँ पर 23 दूना 46 कम होगा, 107 में से 46 कम होने पर 1, 6 4 10 61/23 का होल स्क्वायर। और आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, तो 23 या 69, 215 में से 69 कम होना, ठीक है, तो 9 और 6 15 हासिल 1, 7 और 4 11, 146। ये परिणाम है सर 146/23 का होल स्क्वायर। अब चलो सर इसको कैलकुलेशन भी तो हमको ही करनी है सर, ठीक है भाई, एक बार कैलकुलेशन वापस देख लेना सर, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है ना। अब जब मैं इसको हल करूंगा तो देखिए पोजीशन हमारी क्या बन रही है सर, इसको अगली स्क्रीन पर लेता हूँ। 34 61 और 146, ठीक है, ये स्थिति है 34 61 और 146, और ये बटे में 23, ठीक है, और इसका जो है होल स्क्वायर इस प्रकार से वर्गमूल। तो अब आपका जो है एलसीएम 23 का स्क्वायर होगा, वर्गमूल के बाहर इसको 23 लिख दूंगा सर मैं एक तो। अब ऊपर देखते हैं 34 का स्क्वायर यानी 34 का 34 से गुणा करना, 4 चौक 16 हासिल लगा 1, 12 12 24 1 25 हासिल लगा 2, 9 और 2 11 रहा, 1 का 1 से गुणा 1, 6 6 12 हासिल 1 36 और 1 37 रहा। और आगे बढ़ते हुए 146 का वर्ग करना है सर, 6 6 36 हासिल लगा 3, 24 24 48 और 3 51 हासिल लगा 5, 6 6 12 और 16 28 और 5 33 हासिल लगा 3, 4 4 8 और 3 11 हासिल 1 और 1 2। भाई ये देखना सर क्या पोजीशन बन रही है सर, है ना, काफ़ी बड़ा हम लोग पहुंच रहे हैं। 6 और 1 7 और 6 13 हासिल 1 2 और 2 4 और 5 9, 3 और 7 10 और 1 11, 2 और यहाँ पर 2 और 3 5 और 1 6 और ये 2। भाई ये कुछ गड़बड़ तो नहीं लग रहा है सर। 21 और 3 24 1 25 26। अब इसके जो है अगर अपन फैक्टर्स करेंगे सर, तो एक बार वापस से चेक कर लें क्या? तो एक बार वापस से एक बार देखो चेक करते हैं सर क्या पोजीशन है, कहाँ अगर कोई गड़बड़ कर दिया तो। देखिए हमारे पास में x माइनस 6/3, y माइनस 7/2 और z माइनस 7/-2, ठीक है ना। इसको जब मैं r के बराबर मानता हूं तो 3r प्लस 6, पहला वाला जो लिखा है वो बिल्कुल ठीक लिखा है। दूसरा जो है 2r प्लस 7, ये भी सही लिखा है। माइनस 2r प्लस 7, ये भी अपने सही लिखा है, ठीक है ना। q के निर्देशांक आपके बिल्कुल सही लिखे गए हैं। अब पी क्यू के डीआरएस की बात करेंगे तो इनको घटाने की बात करेंगे ना। 3r प्लस 6, 2r प्लस 7, माइनस 2r प्लस 7, जब मैं घटाऊंगा तो 3r प्लस 5, ठीक है, 2r प्लस 5 ये भी ठीक है, और माइनस 2r प्लस 4 ये भी ठीक है। जो रेखा दे रखी है 3 2 और माइनस 2, उसके डीआरएस है 3 2 माइनस 2, बिल्कुल ये भी सही है सर। अब रेखाएं अगर लंबवत है, रेखाएं लंबवत होने कंडीशन a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0 है। तो जब मैं यहां से गुणा करता हूं सर, अच्छा देखिए सर यहाँ पर देखो कितना बड़ा हम लोगों ने गपला कर दिया है सर। 3r प्लस 5 के साथ में कौन है सर, इसका गुणा a1 a2 के रूप में किससे होगा सर, 3 से होगा, है ना। यहाँ पर ये हम लोगों ने यहाँ पर गड़बड़ कर दी, देखो ये जो है गड़बड़ हो गई सर, है ना, ये 5 ले लिया है, तो यहाँ पर इसके बाद हम लोगों को पूरा का पूरा सुधारना है सर, ठीक है ना। क्योंकि जब a1 a2 की बात की गई तो ये आपका जो है 3r प्लस 5 का 3 से गुणा है। वापस ध्यान करें, इस जगह से मैं मिटा करके दोबारा से बात कर रहा हूं। ये जो पोजीशन है सर गौर करो, तो a1 a2 का मतलब है 3r प्लस 5
का गुणा हमारा 3 से हो रहा है, प्लस 2r प्लस 5 का गुणा 2 से हो रहा है, और प्लस में माइनस 2r प्लस 4 का गुणा हमारा C1 C2 के रूप में -2 से हो रहा है, बराबर 0। ठीक है ना। तो चलिए गुणा करने पर अब वापस से देखना है, 3 का 3 से गुणा कितना हो रहा है 9, 2 का 2 से गुणा 4, 9 और 4 हो गया 13, 13 और यहाँ पर ये 4 हो गया है ना, 13 और 4 कितना हो गया 17r हो गया। ठीक है, 9 और 8 17, इधर गुणा करने पर देखो 15 और 10 हो गया 25, 25 में से 8 गया, 25 में से 8 जाने पर प्लस का 17 बराबर 0। देखिए कुल मिलाकर के r का मान -1, यानी थोड़ा सा वो जो 3 से 5 करने पर जो है हम लोग उल्टे रास्ते पर चले गए थे, गलत डायरेक्शन में चले गए थे, तो r का मान 1 है ना। सामान्यतः इतनी बड़ी लंबी चौड़ी, देखो प्रश्न तो लंबा है लेकिन इतनी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन सामान्यतः नहीं होगी सर, तो r बराबर -1 रखना। तो अब मुझे बताइए इसलिए q क्या हो गया आपका, q का मान हो गया, इधर r का मान जैसे ही -1 रखेंगे तो 3 गुणा -1 प्लस 6, ठीक है जी। यहाँ पर 15 10 25, हाँ ठीक है ना। और इधर से 2 r के स्थान पर -1 प्लस 7 लिखना, -2 r के स्थान पर -1 प्लस 7, ठीक है। चलो तो q का मान हमारा निकल कर क्या आ रहा है, यहाँ पर 3 में से 6 में से 3 गया तो 3, 7 में से 2 गया 5, और ये 7 और 2 9, तो q के मान 3 5 और 9 के रूप में आ रहे हैं। और जब मैं यहाँ से बात करूँगा तो ये 3 5 और जो 9 का मान है ये बेसिकली हमारा लंब पाद है, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है। और अब मैं PQ की लंबाई की बात करूंगा तो स्क्वायर रूट लेते हुए, ठीक है, 3 में से 1 घटाना, 3 - 1 का स्क्वायर, आगे बढ़ते हुए 5 - 2 का स्क्वायर, और आगे बढ़ते हुए 9 - 3 का स्क्वायर, ठीक है जी। और जैसे ही आप इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारी पोजीशन क्या रही, 2 का स्क्वायर 4 याद रखना, 3 का स्क्वायर 9, 9 और 4 कितना हो गया 13, और यहाँ पर 6 का स्क्वायर 36, तो 13 और 36 कितना हो गया 49, ठीक है। तो ये पोजीशन हमारी रही 49 और 49 का वर्गमूल 7, ये आपके प्रश्न का उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर 3 आपका उत्तर रहा, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के भाई थोड़ी सी सावधानी हम लोगों को रखनी चाहिए इस प्रकार की, ठीक है। गलतियां अगर होगी तो अपना समय खराब होगा, चाहे मैं गलती करूंगा तब भी गलत है, और आप अगर गलती करेंगे परीक्षा में तो वो भी गलत हो जाएगा सर, ठीक है। तो चलिए उम्मीद करता हूँ प्रोसेस आपके दिमाग में आएगा। प्रश्न लंबा है, वापस से जल्दी से रिपीट कर ले अगर आप कहें तो। क्योंकि रेखा है, रेखा पर बिंदु निकाला, आर के पदों में बिंदु आ गया, फिर पी क्यू का अपना डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियोज के माध्यम से डीआरएस हम लोगों ने निकाल दिया, और पी क्यू अगर लंब है तो लंब होने की कंडीशन हम लोगों ने अप्लाई कर दी, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, वहां से r का मान आया, r का मान रखने पर q का मान आया, और दूरी सूत्र से pq की लंबाई आ गई। तो रेखा पर लंब की लंबाई सबसे लंबे प्रश्नों में से एक प्रश्न है, तो ये चीज आपके दिमाग में आ जाए। चलें सर आगे की तरफ बढ़ता हूं मैं, ठीक है। हमारा अगला जो प्रश्न है, यदि रेखाएं, ये दो रेखाएं और दो रेखाएं समतलीय है तो लैम्डा का मान क्या होगा, समतलीय यानी कोप्लेनर। और आपके दिमाग में आना चाहिए कि दो रेखाएं समतलीय, पहले देखना चाहिए सर कि रेखाएं अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है नहीं, ये हर बार आपको देखना है। और रेखाएं समतलीय होने की कंडीशन क्या है, रेखाएं समतलीय होगी, कोप्लेनर होगी, इसका मतलब क्या रहेगा सर, x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1, ठीक है। L1 M1 और N1, L2 M2 N2 इस सारणी का मान 0 के बराबर हो जाए तो रेखाएं समतलीय है। अब चलिए सर यहां पर ध्यान देना, x2 कौन है, गौर करें, ये जो आप कंपेयर करेंगे x - x2 के साथ में और इसको कंपेयर कर रहे हैं x - x1 के साथ में, तो बेसिकली हमारा x2 जो है, जो आपको चिन्ह दिख रहा है वो बदल करके है। जैसे x के स्थान पर x है, माइनस के स्थान पर माइनस है, तो x2 बेसिकली क्या हो गया 1 हो गया। तो x2 - x1 का मतलब हो गया 1 माइनस ऑफ x1 2, क्योंकि x1 जो है वो आपका 2 के बराबर है, समझ गए। इसी क्रम के अंदर y2 - y1 की बात करें तो 2 - 3 है केवल, और z2 - z1 की बात करें तो 3 - 4। L1 M1 N1 पहली रेखा से 3 4 और 5, और L2 M2 N2 लैम्डा 3 और 4 बराबर 0। चलिए इसका प्रसार कर लेते हैं, मैं सीधा ही लिखना चाहूंगा, ये हो गया सर -1 है ना, ये -1 हो गया, 1 - 2, इसको सोल्व करने पर 16 - 15 जो कि 1 रहा, ये रिजल्ट है -1, ये वाला,
इसको चिन्ह बदल के मैंने लिख दिया +1, छुपा दिया, तो ये हो गया 3 चौक 12 माइनस का 5 लैम्डा। ये परिणाम -1 के रूप में आ रहा है। इसको छुपाने पर 9 माइनस 4 लैम्डा बराबर 0। आगे की तरफ बढ़ते हुए माइनस का 1 गुणा करने पर +12 माइनस 5 लैम्डा माइनस 9 प्लस 4 लैम्डा बराबर 0। देखिए ये पोजीशन आपकी -5 लैम्डा और प्लस का 4 लैम्डा, यानी माइनस लैम्डा पक्षांतरण के बाद में हो गया लैम्डा, और -1 -9 -10 और प्लस का 12, तो 12 और -10 कितना हो गया सर 2, तो लैम्डा का मान 2, ऑप्शन नंबर 1 आपके प्रश्न का आंसर है। डायरेक्ट अप्रोच का आपका प्रश्न है, ठीक है ना। जैसा पिछले प्रश्न में ज्यादा सोचना पड़ा, काफी लंबा घूमना पड़ा, उस प्रकार की स्थिति का प्रश्न नहीं है। आगे बढ़ते हैं। समांतर चतुर्भुज ABCD के 3 क्रमागत शीर्ष हैं, शीर्ष D के निर्देशांक ज्ञात करना, यानी आपको 3 क्रमागत वर्टिसेस आपको दे रखे हैं, 3 कंसेक्यूटिव वर्टिसेस, और शीर्ष D के निर्देशांक की बात करनी है। और ये ध्यान देना सर, आज की क्लास में जो भी प्रश्न हो रहे हैं सर, ठीक है, वो नो डाउट बहुत बढ़िया से प्रश्न है, और पेपर जो है वास्तव के अंदर जो पेपर में ये प्रश्न दिए गए हैं जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ये आगे भी आने की संभावना, ठीक है, आंकड़े बदल सकते हैं सर हमारे, ठीक है ना, लेकिन वास्तव में इन प्रकार के प्रश्नों को वही घूम घूम करके प्रश्न तो यही आते हैं सर, कि अगर बात करते हैं तो हम लोगों ने क्लास में भी डिस्कस किया होगा, तो इस प्रकार के प्रश्न की बात हमने देखी होगी। 2016 के अंदर हमने बात की है तो ऐसा प्रश्न हो गया, 2018 में भी इस प्रकार के प्रश्न बने हैं हमारे, ठीक है। तो चलिए, ये चतुर्भुज के 3 शीर्ष आपके पास में, चौथा शीर्ष आपको ज्ञात करना है। 2D की बात होती है तब भी इस प्रकार का प्रश्न बनता है, 3D के अंदर भी ये प्रश्न बनता है। और कॉन्सेप्ट क्या लेने वाले हैं आप भी, समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण होता है वह समांतर चतुर्भुज का विकर्ण एक दूसरे को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर की हमारी बात होती है। तो चलिए यहां पर बात करूंगा, देखो मैं मौखिक रूप से कर सकता हूं, और मौखिक रूप से क्या कर सकता हूं, ये 3 है और ये -1 है, कितना हुआ सर 3 और -1, पहला और तीसरा दूसरे को छोड़ करके, तो 3 और -1 का मतलब क्या हो रहा है 2 हो रहा है, समझ गए ना। और इसको मैं 2 बनाने के लिए क्या करूंगा, मैं 1 जोड़ूंगा, तो कुल मिलाकर के 2 बनाने पर 1 जोड़ूंगा, तो ये ऑप्शन तो मेरा चला गया सर, क्योंकि x कोऑर्डिनेट 1 है, ए पहले तीसरे और चौथे ऑप्शन में x कोऑर्डिनेट 1 है। चलिए y कोऑर्डिनेट के बारे में सोचते हैं, वापस ध्यान देना, ये है आपका -1 y कोऑर्डिनेट और ये है 1, इन दोनों को जोड़ने पर क्या हो रहा है 0, और इसको 0 बनाने के लिए क्या करना चाहिए मुझे, भाई 2 है, 2 को 0 बनाने के लिए -2 करना पड़ेगा, तो y कोऑर्डिनेट -2 होगा, और जैसे ही पता लगा y कोऑर्डिनेट -2 है, आपका उत्तर 3 हो गया, क्योंकि 1 में और 4 में 2 है। अब देखो z कोऑर्डिनेट के लिए बात करें, यहां पर 2 है और यहां पर भी 2 है, तो 2 और 2 मिलकर कितना हुआ 4 हुआ, समझ गया ना। और इसको 4 बनाने के लिए क्या करना होगा, मुझे 8 जोड़ना होगा, क्योंकि -4 है, -4 में 8 जोड़ेंगे तो 4 आएगा, तो ये आपका जो है आंसर 8, इस प्रकार से अपना उत्तर आ गया, ऑप्शन नंबर 3। और नहीं तो आप इसको ध्यान देना, भाई हमने कहा विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, इसका सीधा सीधा मतलब यह हुआ कि जो BD का मध्य बिंदु है, BD का मध्य बिंदु वो होगा हमारा AC का मध्य बिंदु, यानी मिड पॉइंट। और जब BD के मध्य बिंदु की बात करने वाले हैं, तो देखिए स्थिति क्या रही, x + 1/2 y + 2/2 BD के लिए, z - 4/2, और AC के मध्य बिंदु की बात करेंगे तो मैं सीधा जोड़ के लिख रहा हूं सर, है ना, 3 और -1 यानी 2/2, आगे बढ़ते हुए -1 और 1 यानी कि 0/2, और 2 और 2 4/2। अब मैं जैसे ही कंपेयर करता हूं, पहले के साथ में कंपेयर, देखो बटे में 2 मैंने काटा नहीं, भाग दिया नहीं, क्योंकि 2 से 2 कट गया ऐसा सोच लिया, तो क्या रहा x + 1 = 2, तो x का मान क्या हो गया 1 के बराबर। यहां 2 से 2 कटने पर y + 2 = 0 सोचते हुए, तो y का मान क्या रहा -2 रहा, और यहां पर 2 से 2 काट लिया, z - 4 = 4 सोचते हुए z का मान कितना रहा 8, और आपके प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर 3 रहा। तो बहुत प्यारा सा प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा गया और फिर से पूछा जाएगा, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, बिंदु और बिंदु से गुजरने वाले और YZ तल के लंबवत समतल का समीकरण। देखिए कॉन्सेप्ट लेवल से हम लोगों को काम करना होगा। हमारा प्रश्न कह रहा है 2 बिंदुओं से गुजरता है, पहली शर्त तो ये है ना, तो आप अपने समतल के समीकरण को इन बिंदुओं से संतुष्ट करवा सकते हैं, नंबर 1। और लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है YZ तल के लंबवत। देखिए सर, 2 समतल लंबवत है, एक समतल है YZ तल
और दूसरा समतल जो आपके ऑप्शन में दिया है। तो दो रेखाएं लंबवत है तब भी कंडीशन वही है सर, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0। दो समतल लंबवत है तब भी कंडीशन वही है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0। मैं इसको तरीके से नहीं करवा करके आपसे बात करूंगा कि हम ऑप्शन के माध्यम से करें इसको। देखिए हमारे पास में वाई जेड तल है और दिमाग में आना चाहिए वाई जेड तल का समीकरण क्या होता है सर, वाई जेड तल का समीकरण होता है x बराबर 0। समझ गए ना। तो इसका मतलब यहां से इसके डीआरएस क्या बनेंगे, आपके इसके डीआरएस बनेंगे 1 0 0, क्योंकि डीआरएस क्या होते हैं x y और z के गुणांक हैं। तो यहां पर x का गुणांक 1 है, y और z के पद नहीं, तो 1 0 0 ये है। ठीक है, अब चलिए मैं 1 बाय 1 ऑप्शन की बात कर रहा हूं, ऑप्शन नंबर ए की बात करता हूं। ऑप्शन नंबर ए में डीआरएस कितने हैं जल्दी से देखें। तो जो x y और z के गुणांक जो अभी बात कर रहा था, तो यहां पर जो गुणांक हैं डीआरएस के रूप में वो है 2 1 और -3। मुझे बताइए यहां पर लंबवत की कंडीशन यानी प्लेन नंबर 1 परपेंडिकुलर ऑन प्लेन नंबर 2 की कंडीशन होगी a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर क्या हो जाए 0। लेकिन जब मैं यहां पर a1 a2 की बात कर रहा हूं तो देखो यहां पर 2 बचता हुआ नजर आ रहा है, तो 2 आपका उत्तर आ रहा है सर। भाई b1 b2 c1 c2 0 हो गया, लेकिन ये आपका काम नहीं चलने वाला है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी की बात कर रहा हूं। और यहां पर जब डीआरएस की बात करते हैं हम लोग ऑप्शन नंबर 2 में, देखिए x नहीं है तो 0 1 और 2 है आपका डीआरएस। और जब मैं यहां से देखता हूं a1 a2 1 का 0 से गुणा 0, b1 b2 0 का 1 से गुणा 0 और c1 c2 0 का 2 से गुणा 0 बराबर 0 हो गया। और ये स्थिति कहीं और नहीं है सर। कारण क्या है कि जो y z समतल का समीकरण होगा उसमें x बराबर 0 की हमारी स्थिति है और यहां पर x पद नहीं है सर, क्योंकि देखो ऑप्शन नंबर ए की बात करोगे तो यहां पर 1 का 2 से गुणा 2 बचने वाला है, 3 का 1 से गुणा 3 बचेगा, 1 का 1 से गुणा 1 बचने वाला है। केवल और केवल ऑप्शन नंबर 2 ऐसा होगा जिसमें वाई जेड तल के ये लंबवत की कंडीशन बना रहा है। तो ऑप्शन के माध्यम से आप जल्दी से अपने प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। ठीक है सर, चले आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला जो प्रश्न है संयुक्त समीकरण, ये आपका है प्रदर्शित दो समतलों का है कि मध्य कोण ज्ञात करें। चलिए सर, अब इधर थोड़ा सा ध्यान देना कि जब मैं इस समीकरण के बारे में बात करता हूं सर ठीक है ना, कि ये समीकरण किसको रिप्रेजेंट करता है। अब मैं थोड़ा सा आपको रिकॉल करवाना चाहता हूं कि पेयर ऑफ लाइंस, क्योंकि जो 2D में लाइन का रोल है वही 3D के अंदर प्लेन का रोल हो जाता है। ठीक है, हो सकता है हमें से अधिकांश विद्यार्थियों ने इस प्रकार से समतलों के संयुक्त समीकरणों के साथ में उनके मध्य के कोण को नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, इसलिए मैं आपको 2D के साथ में इसको लिंक करके बात करना चाहता हूं। जब 2D की बात होती है सर हमारी, और वहां पर इस प्रकार से होती है ना, दो रेखाओं की बात करते हैं और दो रेखाओं का रूप क्या है, वहां है सर ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर बराबर 0 के मध्य कोण ठीक है, दो रेखाओं की बात हो रही है और ये 2D का रिजल्ट है आपका। और आपने पढ़ा होगा सर इनके मध्य कोण क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू 2 रूट h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। और अगर चाहें तो इसकी पॉजिटिव वैल्यू हमको लेना चाहिए, एक बात। और अगर मैं बात कर रहा हूं कि दो समतल है हमारे पास में, तो गौर कीजिए हमारे दो समतल में क्या रिजल्ट्स बनने वाले हैं उसको ध्यान देना। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस, ठीक है ना, 2h एक्स वाई, या पहले एफ जी एच का क्रम बना लेता हूं है ना, ताकि लिखने में मुझे भी आसान रहेगी। तो सबसे पहले f है लेकिन वहाँ x नहीं रहेगा, 2g है तो वहाँ पर आपका y नहीं रहेगा, zx रहेगा, और 2h वही xy रहने वाला है बराबर 0। ये समतलों का संयुक्त समीकरण है, दो समतल का ये हो रहा है सर संयुक्त समीकरण, कंबाइंड इक्वेशन है। और यहाँ पर ये दो रेखाओं का संयुक्त समीकरण था और फॉर्मूला जो है उसी पैटर्न के ऊपर आने वाला है, tan थीटा बराबर ये 2 रहेगा और वहां पर केवल h स्क्वायर माइनस ए बी की स्थिति थी, तो यहां पर f स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, वहां पर केवल h था सर, देखो आप ही, ठीक है ना, इसलिए वो केवल h स्क्वायर था। और यहां पर आपके पास में f भी है, g भी है और h भी है, तो f स्क्वायर जी स्क्वायर h स्क्वायर, वहां केवल a और b था, तो यहां पर तीनों हैं, तो माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ठीक है ना, और अपॉन में a प्लस बी प्लस सी,
ये आपका फॉर्मूला बनेगा। तो ये याद रखने में आसानी होगी, क्योंकि मोस्टली हम में से कई विद्यार्थियों ने शायद इसको नहीं पढ़ा होगा। ठीक है ना। तो टेन थीटा का फॉर्मूला ये है। अब चलिए मैं इसको अप्लाई कर लेता हूं। तो ध्यान दीजिए, टेन थीटा जब मैं इसको अप्लाई कर रहा हूं, देखो कितना प्यारा सा प्रश्न है हमारा। ऊपर कुछ भी हो, ध्यान देना कि जो कंडीशन इस प्रश्न में बन रही है मैं उसके बारे में बात कर रहा हूं। ऊपर कुछ भी, कुछ भी का मतलब क्या है कि भाई यहां पर देखो, अगर आप देख रहे हैं तो ए का मान कितना है, 6 है, बी का मान कितना है, 4 है, और सी का मान कितना है, -10 है। नीचे की ओर क्या पोजीशन है, ए प्लस बी प्लस सी है। और नीचे जब ए प्लस बी प्लस सी की बात कर रहा हूं, और ए आपका 6 है, बी आपका 4 है, और सी -10 है, तो ये परिणाम जो है नीचे की ओर क्या बन रहा है, 0 के बराबर बन रहा है। और ऊपर अगर कुछ भी है, 0 का जब भाग देंगे तो परिणाम क्या बन रहा है, अनंत बन रहा है। और अगर tan का मान अनंत है, इसका मतलब कॉन थीटा किसके बराबर है सर, π/2 के बराबर है। ऑप्शन नंबर 2 आपके प्रश्न का उत्तर रहेगा। दूसरे शब्दों में ये ऐसा कह सकता हूं कि जब पेयर ऑफ लाइंस हमने पढ़ा था, और मैंने कहा था कि पेयर ऑफ लाइंस के अंदर दो रेखाएं लंबवत कब होती है, जब a प्लस बी बराबर 0 होता है, तो हमने कहा था कि रेखाएं लंबवत होगी। और इसी प्रकार से मैं ये आपसे कह सकता हूं कि दो समतल लंबवत कब होंगे। तो समतल लंबवत होने की अगर बात करूंगा तो हमारी कंडीशन रहेगी a प्लस बी प्लस सी का 0 के बराबर होना। और इस प्रश्न में a, b और c का योग 0 बन रहा है, और आपका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 2 π/2। तो क्वेश्चन हो सकता हमने नहीं पढ़ा हो, लेकिन आसान प्रश्न हमारा था। ठीक है, चलते हैं आगे की तरफ बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न है, रेखा और समतल परस्पर लंबवत है, समांतर है। अब देखो, जब रेखा और समतल की बात होती है तो यहां पर लंबवत कब होते हैं, जब उनके डीआरएस बराबर हो जाए या डीआरएस का अनुपात बराबर हो जाए, है ना। उल्टी कंडीशन है, दो रेखाएं लंबवत, देखो दो रेखाएं अगर लंबवत है तो कंडीशन हमारी a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0 हो जाए, या फिर l1 l2 प्लस m1 m2 प्लस n1 n2 बराबर 0 हो जाए। दो समतल लंबवत कब होते हैं, दो समतल लंबवत होने की कंडीशन रहेगी वही वाली है सर, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0 हो जाए। लेकिन रेखा और समतल समांतर कब होंगे, यहां पर कंडीशन हो जाएगी समांतर, जो लंबवत की कंडीशन वही समांतर की हो जाएगी, a l प्लस b m प्लस c n बराबर 0 हो जाए। ये आपके दिमाग में आना चाहिए, ठीक है ना। और अगर मैं बात करूंगा कि रेखा लंबवत समतल के कब हो, तो तुरंत दिमाग में आए कि a/l बराबर b/m बराबर c/n, यानी उनके डायरेक्शन रेशियोज, उनका अनुपात आपस में बराबर हो जाए। और जब मैं इसको देख रहा हूं तो गौर करो, ये 2 और यहां पर 3 है, तो 2/3 अनुपातों की अगर बात करता हूं, क्योंकि पहला ऑप्शन हमारा लंबवत की बात कर रहा है, और लंबवत का मतलब है रेशियो, उनका अनुपात बराबर हो। तो यहां पर देख रहा हूं 2/3 है, और यहां पर देख रहा हूं तो केवल -3 नजर आ रहा है, तो 2/3 -3 बराबर नहीं हुआ, यानी कि डीआरएस का अनुपात बराबर नहीं होने के कारण रेखा और समतल लंबवत तो नहीं है। अब चलिए समांतर की बात करूंगा, तो समांतर के लिए क्या होना चाहिए, AL प्लस BM प्लस CN बराबर 0 हो जाए। तो AL का मतलब है, देखो 2 का 3 से गुणा क्या हो रहा है, 6 हो रहा है, ठीक है ना। AL का मतलब यहां पर 6 से रहा, 2 और 3 का गुणा, ठीक है। BM की बात करूंगा तो ये देखो -6 का 2 से गुणा कितना हो रहा है सर, -12 हो गया। और CN की बात करूंगा तो CN का मतलब ये फिर से 3 है और ये 2 है, 3 और 2 का गुणा कितना है, 6। तो कुल मिलाकर के हमारा रिजल्ट क्या रहा, ये 0 के बराबर हो गया सर। इसका मतलब क्या हुआ, रेखा और समतल समांतर है। केवल और केवल कॉन्सेप्ट लेवल की छोटी सी स्थिति थी। अब आप देख पा रहे हैं सर, 2D और 3D को मिलाकर के काफी सारे प्रश्न हमारे परीक्षा में हैं। लगभग हम लोग देख रहे हैं तो 15-18 से ज्यादा प्रश्न हम लोग के पास में 2D और 3D के यहाँ 2016 में है। लेकिन जैसे लंब की लंबाई वाला लंबा प्रश्न था, आपने देखा होगा काफी समय देना पड़ा, लेकिन उसके बाद के जो प्रश्न है वो डायरेक्ट अप्रोच के हमारे प्रश्न आए। तो ऐसा होगा सर, 8 प्रश्न है तो एक प्रश्न ज्यादा लंबा होगा, एक टिपिकल श्रेणी का प्रश्न होगा, 6 प्रश्न हमारे आसान से रहेंगे, ताकि बैलेंस आपका पेपर हो जाए। आगे बढ़ते हैं सर। 38वां हो गया था, ओके सर। 39वां, रेखा किसके समांतर है सर। अब चलिए सर, यहां पर ध्यान देना, जब रेखा समांतर की बात कर रहे हैं, रेखा के डीआरएस क्या है सर,
रेखा के डीआरएस हैं एम, एल, एम और 0, यानी 0 कौन है सर? ये n बराबर 0 है। और n बराबर 0 का मतलब क्या है कि ये x अक्ष की तरफ नहीं है, ऐसा ही होगा ना सर भाई। x अक्ष की डायरेक्शन के अंदर आपका x का वैल्यू होगी, y अक्ष की डायरेक्शन में आपका y के निर्देशांक आपके पास में वहां पर होने वाले हैं, और n बराबर 0 का मतलब z अक्ष की डायरेक्शन में वो चीज नहीं है। तो रेखा किसके समांतर है? सीधा सिंपल सी बात हो गई कि यहाँ पर z अक्ष की बात नहीं करनी है, क्योंकि n बराबर 0 आपके पास में है। मुझे केवल l और m के बारे में बात करनी है, मुझे केवल x और y अक्ष के बारे में बात करनी है। तो x और y दोनों अक्षों के समांतर है ना। कितना आसान सा आपका प्रश्न था। चलो आगे बढ़ते हैं। x अक्ष के समांतर समतल का समीकरण, देखिए प्रश्न रिपीट हो गया मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। x अक्ष के समांतर समतल, और थोड़ी देर पहले y z के समांतर समतल की बात हुई, ये सेम क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है सर, गौर कीजिए। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने बात की थी, है ना, इसी के अंदर आपने देखा होगा, गौर कीजिए। ये वाला सा सवाल है ना जो अभी हमने डिस्कस किया था। गौर करो कि यहां पर कह रहा है बिंदु और वाई जेड तल के लंबवत, है ना। तो वापस से वही है, समतल आपके पास में आपको दे रखे हैं ऑप्शन में, और आपका प्रश्न बेसिकली तो यही कह रहा ना, वाई जेड तल के लंबवत है, और वाई जेड तल जो है वो x बराबर 0 है। और यहां पर तो थोड़ा सा इनडायरेक्ट फॉर्म में पूछा गया था, और अब जो प्रश्न की बात है वो सीधा स्पष्ट रूप से आपको पूछ लिया सर, है ना। x अक्ष के समांतर, ठीक है, समतल का समीकरण क्या होगा, गौर कीजिए। और x अक्ष का मतलब रेखा है आपकी, ठीक है, x अक्ष, इसका मतलब ये रेखा है। और x अक्ष के लिए x अक्ष के डीआरएस क्या होंगे? फिर से वही बात करूंगा, इसके डीआरएस होंगे 1 0 0, ठीक है। अब मुझे बताइए, रेखा अगर समांतर होगी किसके? समतल के, इसका मतलब क्या होना चाहिए सर, है ना। यहां पर ए एल प्लस बी एम प्लस सी एन बराबर 0 हो जाना चाहिए। और ये तभी होगा सर जब मेरा यहां पर x के लिए मान है, तो यहां पर समीकरण में x का पद नहीं होना चाहिए, उत्तर नंबर 3। क्योंकि बाकी b और c होगा, तो b और c 0 के साथ में गुणा होकर के एडजस्ट हो जाएंगे सर, है ना। वापस ध्यान देना, मैं सीधे ऑप्शन नंबर 2 की बात कर रहा हूं भाई। यहां पर 1 है, और ऑप्शन नंबर 3 है ना, ऑप्शन नंबर 3 आपका उत्तर है। तो ऑप्शन नंबर 3 में देखिए a का मान तो 1 हो गया, लेकिन यहाँ x का पद नहीं होने के कारण यह 0 हुआ, यहाँ पर 0 हुआ, ये b हुआ, नेक्स्ट 0 हुआ, c हुआ, और ये परिणाम आपका 0 हो गया। तो जब x अक्ष के समांतर की बात कर रहे हैं तो x का पद नजर नहीं आए, ठीक है। तो एक ही पेपर में 4 प्रश्नों के बाद में प्रश्न फिर से लगभग रिपीट हो गया दूसरे फॉर्मेट के अंदर। आगे बढ़ते हैं। रेखाओं के मध्य की लघुत्तम दूरी है, ये भी कई बार पूछा गया, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेटिव पार्ट हो गया आपका। और रेखाओं के मध्य की लघुत्तम दूरी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की जहां बात की जाती है, आपके दिमाग में क्या चीज आनी चाहिए? a2 माइनस a1, वेक्टर नोटेशन से करेंगे ज्यादा फायदे में रहेंगे सर। डॉट ऑफ b1 क्रॉस b2 अपॉन में मॉड ऑफ b1 क्रॉस b2, है ना। इस माध्यम से आप करेंगे तो आपका प्रोसेस भी छोटा है, फॉर्मूला भी आसान है, क्योंकि कार्तीय कार्टेशियन फॉर्मेट के अंदर आपका फॉर्मेट भी लंबा है और कैलकुलेशन भी लंबी है। चलो यहां से देखते हैं, a2 माइनस a1, जब रेखाओं की बात करते हैं तो गौर कीजिए, इसको हम लोग, इन रेखाओं को क्या हम लोग इस कार्तीय रूप में बदल सकते हैं क्या? रेखा का समीकरण होता है r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा बी। तो जो नीचे वाले जो हैं ये b का रोल प्ले करने वाले हैं, और ऊपर वाले जो हैं चिन्ह बदलते हुए a का रोल प्ले करने वाले हैं। तो इसका मतलब इस फॉर्मूले को अप्लाई करने से पहले मैं बात करूं कि a1 क्या है। a1 का मतलब है ऊपर वाले नंबरिकल वैल्यू जो x y z के साथ में लिखी है चिन्ह बदलते हुए, ये है सर i प्लस 2j प्लस 3k, ये a1 का मान होगा सर। b1 कौन है, या 8, हाँ सही है, b1 यानी पहली रेखा के लिए नीचे वाले 2i प्लस 3j प्लस 4k है, ठीक है ना। और इसी क्रम में a2 कौन है, दूसरी रेखा से चिन्ह बदलते हुए 2i प्लस 4j प्लस 5k। और यहाँ से b2 कौन है, b2 नीचे वाली संख्या है 3i प्लस 4j प्लस 5k, ठीक है। अब मुझे क्या क्या चीज़ चाहिए? मुझे चाहिए सर a2 माइनस a1। तो जल्दी से देखें,
A2 माइनस A1 को निकाल देते हैं। A2 माइनस A1 जब देखेंगे तो A2 में से A1 गया तो ये हो गया I प्लस 2J प्लस 2K, है ना, मैं सीधा इसको घटा दिया सर। क्लियर है। और मुझे चाहिए B1 क्रॉस B2 B1 क्रॉस B2 यानी सारणी के माध्यम से I J K, B1 का मान 2 3 4 और B2 का मान 3 4 5। जब मैं इसको सॉल्व करता हूं तो I को छुपाते हुए 5 या 15 माइनस 16 माइनस I हो गया, J को छुपाते हुए 10 माइनस 12 माइनस 2 तो प्लस का 2J हो गया, और K को छुपाते हुए 8 माइनस 9 माइनस का K हो गया। ठीक है। और मुझे बताइए B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड, उसका परिमाण कितना हुआ, रूट में 1 प्लस 4 प्लस 1, ये आपका रूट 6 हो गया। चलिए सर, अब अपने प्रश्न का सीधे आंसर के बारे में बात कर लेता हूं। मैं डायरेक्ट आंसर ही लिखना चाहूंगा। ठीक है। आपके दिमाग में आना चाहिए कि अंश में A2 माइनस A1 और B1 क्रॉस B2 का डॉट प्रोडक्ट है, तो गौर कीजिए इसका डॉट प्रोडक्ट है। A2 माइनस A1 का ये रिजल्ट है और B1 क्रॉस B2 का ये परिणाम है, और इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं। और जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो I I J J और K K के गुणा की बात करेंगे, तो यहां से गुणांक में हो गया -1, 2 का 2 से गुणा यहां पर 4 हो गया, और K K के गुणांक की बात करेंगे तो -2, और बटे में B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड हो गया √6। ऊपर सॉल्व करने पर 4 में से 3 गया, 1 बटा वर्गमूल 6। ये आपके प्रश्न का आंसर है, ऑप्शन नंबर 2 है। तो नो डाउट सर, थोड़ा सा कैलकुलेटिव पार्ट था, लेकिन ये एवरेज लेवल का प्रश्न है, टिपिकल लेवल का प्रश्न नहीं है। ये कई बार जो है परीक्षाओं में हमारे लघुत्तम दूरी के लिए प्रश्न पूछा गया है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाई सदिश जो है B क्रॉस A समतलीय है, किसके लिए समतलीय है सर? देखो आपने ये पढ़ा है सर, A क्रॉस B क्रॉस C, है ना, इसके लिए समतलीय है ना। ये B और C के लिए समतलीय है, ये आपने पढ़ा है सर, के लिए। अब इसी कॉन्सेप्ट को हम आगे की बात, है ना, इसके लिए अप्लाई कर लेते हैं। तो हमारा ये रिजल्ट है B क्रॉस A। इसकी अगर बात करूंगा तो ये वाले रिजल्ट्स, है ना, तो B और A के लिए समतलीय है ना, यानी B और A के लिए समतलीय है, ऑप्शन नंबर 3। ये सीधा सिंपल सा है, क्योंकि हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं सर। ठीक है ना। तो ये आपका B क्रॉस A और B के लिए समतलीय हो गया। आगे बढ़ते हैं। चलो सर, इसको देखते हैं हमारा प्रश्न क्या कहना चाह रहा है। A क्रॉस ऐसा B क्रॉस C क्रॉस A का मान किसके बराबर है? ठीक है। अब थोड़ा सा मैं इसको हल करवाऊंगा, उसके पहले मैं आपसे बात करता हूं कि हम लोगों ने ये पढ़ा है सर, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट A क्रॉस B क्रॉस C हम लोगों ने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? और जब ये पढ़ते हैं तो इसका परिणाम क्या होता है, A डॉट C बाहर होता है B, ठीक है ना, माइनस का निशान आता है और उसके बाद में A डॉट B और बाहर होता है आपका C। क्लियर है। तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का ये परिणाम है, और इसी परिणाम को मैं यहां पर अप्लाई करना चाहता हूं। सबसे पहले इसमें अप्लाई करना चाहता हूं नंबर 1, है ना। A क्रॉस को फिर बाद में देखूंगा मैं, फिलहाल आप इसके अंदर देखें सर। अब इसका क्रम क्या रहने वाला है उसको ध्यान देना आपको। तो A क्रॉस जब इसमें यूज कर रहे हैं हम लोग, तो पोजीशन क्या बनेगी, B डॉट A, यानी पहले के साथ में तीसरा B डॉट A बाहर C माइनस B डॉट C और बाहर A। ठीक है। अब मैं इसके साथ में जो है इसका क्रॉस प्रोडक्ट करना चाहता हूं सर, है ना। ये गुणा सिंपल सा गुणा है, तो ये गुणा क्या हो गया, A क्रॉस B डॉट A C माइनस A क्रॉस B डॉट C A। अब मुझे बताइए सर, ये जो A डॉट B है या जो B डॉट C है, ये कैसी है सर? ये हमारे लिए अदिश राशि है। अदिश राशि का मतलब ये एक नंबरिकल वैल्यू बनकर के आएगी सर, क्योंकि अब यहाँ पर आपका जो है I J K का फॉर्म नहीं बचना है। और जब हम लोग बात करते हैं, जब भी कभी बीच के अंदर जैसे मान लिया आपने गुणा लिखा है ना, कि x गुणा 2 गुणा y स्क्वायर, तो आप क्या करते हैं, 2 को बाहर निकाल देते हैं। तो अदिश राशि को हम लोग बाहर लिख सकते हैं सर, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट का मतलब एक नंबरिकल वैल्यू आपके पास में स्केलर क्वांटिटी बनने वाली है। तो मुझे बताइए सबसे पहले ये चीज़, है ना, वो फॉर्मूला आपके दिमाग में होना चाहिए, उसी को आपने अप्लाई किया। और अदिश राशि को अगर मैं बाहर निकाल देता हूँ तो ये जो चीज़ हुई B डॉट A, पीछे क्या रहा सर,
है ना, कोई डॉट क्रॉस कुछ है ही नहीं सर। लेकिन अब ए क्रॉस सी हो गया। देखो इसको नंबरिकल को बाहर निकाला, लेकिन ये तो बचा ही है आपका, ए बचा है, क्रॉस बचा है और सी बचा है। वापस ध्यान देना, ए और सी बचा है, क्रॉस प्रोडक्ट हुआ है। और माइनस में यहां से नंबरिकल वैल्यू बी डॉट सी बाहर आ गई, तो क्या बच रहा है, ये वाली चीज बचनी है क्रॉस प्रोडक्ट के साथ में। तो ए क्रॉस ए बचा, और आपकी जानकारी में होगा कि ए क्रॉस ए क्या होता है, 0 होता है। तो आपका रिजल्ट क्या रहा सर, बी डॉट ए और ए क्रॉस सी, ये आपका जो है आंसर होगा इस प्रश्न का। कहीं पर है क्या सर? अच्छा एक बात ध्यान देना, चूंकि डॉट प्रोडक्ट है ना, तो इसका आप क्रम बदल सकते हैं सर, क्योंकि बी डॉट ए के रूप में मुझे नजर नहीं आ रहा है, तो इसका क्रम बदला जा सकता है। क्रम विनिमय गुणधर्म डॉट प्रोडक्ट में लागू होता है, ठीक है। और यहां पर ए क्रॉस सी, तो कहां है सर उत्तर अपना, ए डॉट बी और ए क्रॉस सी। ऑप्शन नंबर 1 आपके प्रश्न का आंसर है, ए डॉट बी और ए क्रॉस सी के रूप में, ठीक है। तो बहुत प्यारा सा प्रश्न था ये, ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं, हमारा जो अगला प्रश्न है, पी क्यू है आपके पास में, तो P माइनस क्यू का स्क्वायर किसके बराबर है? स्क्वायर का मतलब हमेशा डॉट प्रोडक्ट होता है सर, समझ गए। अब देखो सर, ये प्रश्न हो सकता है कि भाई हमारे दिमाग में आए ना आए कि किस प्रकार से आपको इसको हल करना चाहिए। गौर कीजिए कैसे आपको हल करना है, और क्या चीज छुप करके बाहर से निकल रही है उसको विशेष रूप से ध्यान देना है, यानी कुछ चीजें इसमें छुपी हुई है। सबसे पहली चीज हमारे दिमाग में देखो 2 चीजें आनी चाहिए। आपने ये चीज पढ़ी होगी सर कि अगर मान लेता हूं मैं P प्लस क्यू, है ना, ऐसा बराबर P माइनस क्यू ऐसा पढ़ता हूं, या मैं इसके स्क्वायर की बात करता हूं, तो इसका मतलब क्या होता है कि P और डॉट क्यू ये 0 के बराबर होता है। ये हमने पढ़ा है सर। चलो मैं इसको देखता हूं कि जब आपके पास में इस प्रकार से होते ना, आपने पढ़ा होगा सर कि 2 सदिशों का योग उन सदिशों के अंतर के बराबर है, यानी 2 सदिशों के योग का परिमाण उन 2 सदिशों के अंतर के परिमाण के बराबर है, तो उन सदिशों के मध्य कोण कितना है? तो आपने उस प्रश्न का उत्तर 90 डिग्री निकाला होगा। तो क्योंकि P डॉट क्यू वहां पर 90 आता है, मैं इसको यूज करना चाहता हूं जो कहीं मुझे नजर नहीं आ रहा है। यानी कि आप जब देख रहे हैं तो ये P माइनस क्यू का स्क्वायर, और मैं ये चाह रहा हूं कि P प्लस क्यू के स्क्वायर, इसके बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है ना। ये अगर दोनों बराबर है तो P डॉट क्यू कैसा है? 0 के बराबर है। चलिए इसको मैं टेक्निकली बात करूंगा। इसका मतलब क्या हुआ, P प्लस क्यू डॉट P प्लस क्यू बराबर में यहां पर P माइनस क्यू, क्योंकि स्क्वायर का मतलब होता है डॉट प्रोडक्ट, ठीक है ना, P माइनस क्यू। और आपने ये चीज पढ़ी है, A डॉट A जो होता है वो मॉड A के स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है सर। तो चलो मैं जब इसको यूज करूंगा तो मैं डायरेक्ट यूज कर लेता हूं। ये चीज है P डॉट P प्लस P डॉट Q प्लस Q डॉट P प्लस Q डॉट Q इज इक्वल टू P डॉट P माइनस P डॉट Q माइनस Q डॉट P प्लस Q डॉट Q, है ना ऐसा। तो Q डॉट Q और P डॉट P लेफ्ट राइट के अंदर आपके कट गए। इनका क्रम बदला जा सकता है सर, और क्रम बदलेंगे तो देखो ये भी P डॉट Q हो गया, ये माइनस का इधर आकर प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया, यानी कुल मिलाकर के 4 P डॉट Q बराबर 0। तो इसका मतलब क्या हो रहा है सर, P डॉट Q बराबर 0। हमने अपना प्रश्न इस रूप में पढ़ा है। क्या पढ़ा है सर, कि जब ऐसा होता है कि 2 सदिशों के योग का परिमाण 2 सदिशों के अंतर के परिमाण के बराबर होता है, तो P डॉट Q बराबर 0 या उन सदिशों के मध्य का कोण 90 डिग्री होता है। ये हम लोगों ने पढ़ा है। अब ये जो प्रश्न कहता है सर, है ना, बड़ा टेक्निकल हो गया, इसमें उल्टा प्रोसेस कर रहा है, और आपको P और Q के मान दिए मैं, देखो ध्यान देना यहाँ पर। और जब मैं इस प्रश्न में P डॉट Q निकालने की बात करता हूँ, तो बताइए P डॉट Q का मतलब क्या हो रहा है, I का I के गुणांक के साथ में गुणा 3, J का J से माइनस 6 प्लस 3 बराबर 0 है। तो उल्टा क्रम क्या कह रहा है, अगर P डॉट Q बराबर 0 है तो पोजीशन हमारी क्या है, P प्लस Q का स्क्वायर बराबर P माइनस Q का स्क्वायर है। यानी उल्टे क्रम में ये प्रश्न पूछा गया। ऑप्शन नंबर 4 आपके प्रश्न का आंसर है। तो नो डाउट ये थोड़ा सा ट्रिकी रहा, आपका टेक्निकल रहा। ये अगर चीज आपको पता है तो हम लोग इस प्रश्न को हल कर पाएंगे, लेकिन अब आप सभी लोग करने की स्थिति में हैं। आगे बढ़े, हमारा अगला प्रश्न है, P है, Q है, R है, और प्रश्न कह रहा है उस घनाभ का आयतन ज्ञात करो जिसकी सहवसानी भुजाएं, यानी आसन्न भुजाएं, आसपास की भुजाएं
Q प्लस आर, आर प्लस पी और P प्लस क्यू है। अब देखो थोड़ा सा सोचना है, बहुत ज़्यादा ट्रिकी नहीं है, बहुत ज़्यादा लेंदी भी नहीं है, केवल थोड़ा सा क्या सोचना है। अगर मेरा प्रश्न, देखिए घनाभ, घनाभ जो शब्द है वो किसके रेस्पेक्ट में यूज आ रहा है, षटफलकी के यूज में आता है। आप जब पढ़ते हैं ना तो आप उसको षटफलकी एक शब्द आप पढ़ा करते हैं, और चूंकि घनाभ में 6 फलक ही तो है सर, तो षटफलकी का जो आयतन होता है वह होता है सर ब्रैकेट ए बी सी, ये वॉल्यूम का फॉर्मूला है सर। समझ गए बात को, यानी पैरेललोपाइप्ड, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड की बात कर रहे हैं। अब मुझे बताइए यहां पर जो एबीसी का रोल कौन प्ले कर रहा है, यहां एबीसी का रोल ये प्ले कर रहे हैं सर Q प्लस आर, आर प्लस पी और P प्लस क्यू। बस केवल इतना सोच लेते तो हम अपने प्रश्न का उत्तर देने की स्थिति में हैं। ये हो गया सर आर प्लस पी और P प्लस क्यू। बात क्लियर हुई या नहीं हुई। और ब्रैकेट को सॉल्व करने का मतलब क्या है, सारणी के माध्यम से प्रश्नों को हल करना है। और जैसे ही मैं अब इसको डायरेक्ट करना हूं सारणी के माध्यम से प्रश्न को हल करना, तो पहले मैं Q प्लस आर की बात करूंगा, तो मैं वहीं से डायरेक्ट ले लेता हूं। Q प्लस आर का मतलब देखिए 2 और 4 का योग 6, आई के लिए लिख दिया 6। जे के गुणांक 1 और 2 3 हो जाएगा, और के गुणांक की बात करेंगे तो 2 माइनस 2 आपका 0 हो जाएगा। पी Q प्लस आर कर लिया। अब आर प्लस पी करना है, आर प्लस पी के लिए इनको देखना है, ठीक है। 4 माइनस 5 माइनस 1 हो जाएगा, 2 प्लस 1 3 है, माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 है, और P प्लस क्यू, यानी इन दोनों को आपको जोड़ करके लिखना है। देखिए आप लोगों ने अपनी किताबों में क्लासों के अंदर क्या चीज पढ़ी है कि भाई आसन्न भुजाएं आपके पास में है तो उसका आयतन क्या है, ब्रैकेट एबीसी करते अपन कर लेते हैं, करते ना। लेकिन यहां पर देखो पी क्यू आर तो दे दिया, लेकिन पी क्यू आर भुजाएं नहीं दे दी है, भुजाओं के रूप में पी, ये क्यू प्लस आर, आर प्लस पी, पी प्लस क्यू। तो मुझे इनके मानों को आपको ब्रैकेट के अंदर यानी ब्रैकेट एबीसी के रूल के अंदर लेना है, ठीक है। अब बात करेंगे P प्लस क्यू, तो -5 और 2 का मतलब हुआ सर -3। आगे बढ़ते हुए 1 और 1 हो गया आपका 2, -1 और 2 1। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 6 को छुपाते हुए 3 प्लस 6 9 हो गया, कैलकुलेशन जरूर देखना सर, -3 और इसको छोड़ते हुए -1 और -9, ये -10 हो जाएगा सर, ठीक है। और 0 वाला लेना नहीं है, तो 6 नम 54 और 10 तिया 30, कुल मिला कितना हो गया सर 84। आपके प्रश्न का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर दूसरा, ठीक है ना। तो ये भी आप लोग सीधी सीधी अप्रोच के रूप में पढ़ते हैं, लेकिन एबीसी का रोल यहाँ पर Q प्लस आर, आर प्लस पी और P प्लस क्यू के द्वारा किया जा रहा है। तो चलिए सर आज की क्लास में मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से है ना बहुत बढ़िया से और बहुत महत्वपूर्ण से प्रश्न आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के इस प्रश्न पत्र के माध्यम से समझने का आपने प्रयास किया होगा, और उम्मीद करता हूँ कि समझ में भी आपको आए होंगे। और 110% अगर आज आप ये क्लास देख चुके हैं तो आपको निश्चित रूप से इसका फायदा आगे आने वाली परीक्षा में होना तय है। तो चलिए सर आज के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।